नमस्कार सर, स्वागत करती हूँ श्री सचिन श्रीवास्तव सर का। और शिशिर जी जो बैंगलोर से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे चैनल है ना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा अभी मैं दर्शकों को बता रही थी कि हम अपने D9 के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं श्री सचिन श्रीवास्तव सर। तो सर आज बहुत स्वागत है। और पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में जो लग्न से सुख भाव चतुर्थ भाव तक की चर्चा की, उस चर्चा को दर्शकों ने बहुत सराहा। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो कार्यक्रम के अंत में हम उन प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे और आप अपने मंतव्य उस पर जाहिर कीजिएगा। तो सर आज के नए प्रोग्राम में आप क्या बताने वाले हैं? पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद कि आपने वापस आमंत्रित किया। और जैसा कि आपने बताया कि हम D9 के चार्ट की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग 5th, 6th, 7th, 8th 4 भावों की व्याख्या हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग 5th हाउस, 5th भाव, पंचम भाव की व्याख्या से। अब D1 में पंचम भाव ज्यादातर देखा जाता है प्रोजेनी के लिए, बच्चों के लिए। तो क्या D9 में भी हम यही देखेंगे? नहीं, ये यहाँ पे एक बड़ा सूत्र है कि बच्चों के लिए D9 का पंचम भाव नहीं देखा जाता है। पंचम भाव यहाँ पर आपका देखा जाएगा क्रिएटिविटी इन मैरिज, लव एंड रोमांस इन मैरिज, क्योंकि ये मैरिज के पर्सपेक्टिव से व्याख्या चल रही है। तो यहां पे हम मैरिज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लव, रोमांस एंड क्रिएटिविटी इन मैरिज। अब यहां पे अगर हम छोटा सा एक पॉइंट लें कि यहां पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो नेचुरल बेनिफिक हैं कि नेचुरल मेलिफिक हैं। अब अगर यहाँ पे शनि, केतु, मंगल जैसे अगर प्लैनेट्स आ जाएं तो वो जो कंप्लेंट होती ना वाइफ लोगों की, मेरे हस्बैंड तो एकदम नीरस हैं, रोमांस है ही नहीं इनके अंदर, गलत शादी करवा दी, वो यहाँ से देखने को मिलता है। चार्ट में लगाइए और आपको दिख जाएगा। इसी जगह पे लव के कारक शुक्र आ जाए D9 में, सब कुछ D9 के पर्सपेक्टिव में है। शुक्र आ जाए, ठीक है, चंद्र भी आ जाए, काफी हद तक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहता है, उन लोग का इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहता है। और शुक्र आने से हमेशा जो है लव, मैरिज या फिर आपका प्यार, रोमांस बरकरार रहता है। तो ये बहुत अच्छा जो है चीज देखने को मिलता है, क्योंकि ये D9 के लगन से त्रिकोण भाव है जी। तो यहाँ पे प्लैनेट अगर नेचुरल बेनिफिक आ जाएंगे तो बहुत सुखमय जीवन व्यतीत होता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को डील करते हैं। वो जो कहते हैं ना कि प्यार बरकरार है 30 साल 40 साल तक, तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यही नेचुरल मेलिफिक हो जाएगा तो मैंने बता दिया किस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं। तो वो यहाँ पे आप दोनों एक एक हो तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। मुझे पता है कि आपने ये बात बताई तो प्रश्न आएंगे कि सर मेरी कुंडली में शुक्र के साथ केतु बैठे हैं, मेरी कुंडली में शुक्र के साथ शनि है, तो क्या इसको कैसे व्याख्या करेंगे सर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब दो प्लैनेट बैठे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ज्यादा पावर किसके पास है, पहले तो ये देखना है। दूसरा, जब मेलिफिक प्लैनेट आएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना कारक तत्व बेनिफिक प्लैनेट्स के ऊपर डालेंगे, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर करेंगे। तो रहेगा भी और थोड़ा सा धीरे धीरे जो है उसके अंदर कमी भी आने को देखने को मिल सकती है। दूसरा, एक छोटा सा एनोलॉजी जिसे आप बोलेंगे कि भाई एक साधु है और एक हमारे डाकू है। अब दोनों साथ में बैठेंगे तो किसका प्रभाव किसके ऊपर ज्यादा आएगा? तो हमेशा जो है मेलिफिक्स का प्रभाव
बेनिफिक्स के ऊपर पड़ता है बुरा, जबकि मेलेफिक्स के ऊपर वो अच्छी चीजें जो है वो ले लेंगे, लेकिन खुद को जो है वो कम कर देंगे, क्योंकि वो मेलेफिक्स को ठीक करने के एंगल से आप देख लीजिए या फिर मेलेफिक्स का बुरा प्रभाव उनके ऊपर देख लीजिए, तो बेनिफिक कारक तत्वों में कमी आ जाती है और वहां पे उनका नुकसान होता है। तो ये जो है, अगर दो प्लैनेट बैठे हों तो ये है। अब एक बेनिफिक हो, दो नेचुरल मेलेफिक हो, तो भाई समझ सकते हैं इंटेंसिटी और थोड़ी बुरी स्थिति। अब दो बेनिफिक हैं और एक आपके मेलेफिक है, तो भाई थोड़ा सा संभाल लिया जाए, तो रिकवर कर देंगे। तो ये चीज जो है देखना जरूरी है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी सर कि मान लीजिए कि शुक्र हमारे D9 के 6, 8, 12 के स्वामी हैं, तो उनको मैं कैसे लूंगी सर? ये इसमें ओनरशिप देखते हैं हम लोग या नेचुरल आपकी मैलेफिक जो नेचर है वो देखते हैं लोगों की? जी, अगर आप लव रोमांस वाले एंगल को पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलेफिक के एंगल से आपको देखना है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम फंक्शनल पार्ट को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब पंचम भाव के बाद हमारा छठा भाव आता है और हमको मालूम है कि छठा भाव जो है षड रिपुओं का है जी। 7वें घर से 12वां है। लगन से, किसका लगन? D9 का लगन, यानी मैरिज के ओवरऑल का लगन से छठा है। तो ये मैरिज को डिस्टर्ब करने वाला घर है। ये घर आपको परेशानियां लेकर के आता है। इस घर में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पे परेशानियां क्रिएट करते हैं। इनके नेचुरल, अब यहाँ पे जो है नेचुरल जो बेनिफिक्स हैं वो यहाँ पे खराब रिजल्ट देंगे। अच्छा, बेनिफिट्स खराब देंगे रिजल्ट? जी। और क्योंकि अब आपको जो है यहां से आपको अच्छे प्लैनेट खराब हो गए। D9 क्या है? मैरिज जो है ना वो एक ऐसा संबंध है जिसमें कि मेलेफिक्स की जगह नहीं है। कौन चाहेगा मैरिज में लड़ाई हो, झगड़ा हो, खराबी हो? सब चाहते हैं भाई प्यार हो, मोहब्बत हो, सुखी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो। अब वो अच्छे प्लैनेट्स खराब घर में आ गए तो क्या करेंगे? अब उनको एनवायरनमेंट जो मिला वो छठे घर का मिला, वो अच्छे नहीं है। तो यहां पे जो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर यहां पे मेलेफिक्स आ जाए तब जो है थोड़ा सा है ये खराब प्लैनेट खराब जगह पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल कर देंगे। दूसरा, ये घर जो है आपका लिटिगेशन इन मैरिज, डिस्प्यूट इन मैरिज, ठीक है, या फिर आप ये समझिए कि तू मैं वाला जो हिसाब होता है। भाई प्यार, आपको लव प्यार मोहब्बत है, लेकिन वो छोटी छोटी बात पे डिस्कशन हो जाना, तकरार होती रहती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाना, ये सब आप छठे भाव से आप देखेंगे। तो ये जो है छठा भाव जो है मैरिज के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सर अगर षष्ठम, जस्ट एक मिनट सर, वो अगर षष्ठम भाव खाली है D9 में तो ये ज्यादा बेटर स्थिति होगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये रूल जो आपने अभी पूछा है ये सब जगह अच्छा है। 6, 8, 12 अगर खाली रहे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट ना रहे यहाँ पे। ठीक है। सप्तम भाव, अब कई सारे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं कि सप्तम भाव से या सप्तम के लॉर्ड से हम लोग अपने स्पाउस की पर्सनालिटी को देखते हैं। ठीक है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, यहां से जो है हम स्पाउस की पर्सनालिटी या उसको नहीं चेक करेंगे, बल्कि मैरिज की क्वालिटी को देखते हैं। मैं सेकंड ओपिनियन पे ज्यादा जाता हूं कि यहां से हम ओवरऑल मैरिज की क्वालिटी का असेसमेंट हमको करना है।
अब कोई कहते हैं मैरिज होगा नहीं होगा, देर से होगा जल्दी होगा, तो उसके लिए पहला भाव, सप्तम भाव और कारक तीनों को देखना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज अच्छी चलेगी खराब चलेगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ओवरऑल आप कैसा आपका मैरिड लाइफ जाएगा, ये देखना सप्तम भाव का काम होता है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि भाई फिर स्पाउस की पर्सनैलिटी कहां से देखें? बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं सर। आपने जो पहला एपिसोड किया है हमने जी। उसी के बाद बहुत सारे दर्शकों ने बोला कि सर आप सप्तम भाव से कैसे व्याख्या करेंगे पार्टनर के लुक्स की, उनके कैरेक्टर की, उनके बिहेवियर की, कि ये बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं सर। करेक्ट। तो हम जो है स्पाउस की बारे में अगर हमको जानना है तो हम D1 का 7th लॉर्ड, D1 का 7th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, और वो 7th लॉर्ड किस नवांश में गया, वहां पे उसका नवांश का लॉर्ड, और वहां पे उसके संबंध किस किस प्लैनेट से बने, क्रूर से, मेलेफिक से बने या बेनिफिक से बने, अच्छी दृष्टि, खराब दृष्टि, या पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी, या जो भी कंडीशंस बने जी, और जो प्लैनेट के कारक तत्व हैं उनको मिला करके आप स्पाउस की पर्सनैलिटी को, ट्रेट को आप जान सकते हैं। बहुत बड़ी बात बताया सर आप। तो मैं इस स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करके मैं आगे बढ़ता हूं, और जहां जहां पे मैंने अप्लाई किया है ये मैंने सही पाया है, एज कंपेयर टू कि भाई D9 के 7th लॉर्ड से मैं देखने की कोशिश चाहे तो ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारे प्लैनेट्स जो हैं, अब यहाँ पे सूर्य आ जाएं, शनि आ जाएं, राहु आ जाएं, तो ये क्या है? टॉप क्लास मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। लेकिन मेलेफिक के भी जो है एक इनके इन तीनों के अंदर एक गुण जो है वो कॉमन है जी। वो क्या कॉमन है? सेपरेटिव नेचर। तो जब भी 7th हाउस ऑफ D9 में आपके ये 3 प्लैनेट का दृष्टि, या अगर ये बैठ जाए, बैठने का ज्यादा प्रभाव है, दृष्टि का थोड़ा कम प्रभाव है, लेकिन अगर आ जाए तब उस जगह पर हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन, दूरी देखने को मिलती है। तो भले ही उनकी मैरिज चल रही हो, लेकिन हो सकता है वो दूर दूर रह रहे हो। अगर वो एक छत जी, अगर वो एक छत के नीचे है तो 2 कमरे में रह रहे हो, ठीक है, या अगर एक कमरे में भी हैं तो उनके मन और विचार इतने अलग हैं कि एक करवट उस तरफ, एक करवट इस तरफ है। वाह, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजों को देख करके बताया जा सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस है या फिर ये एक घर के अंदर का डिस्टेंस है, जो भी है। तो बहुत सारी चीजें उसमें ओवरऑल होलिस्टिक एंगल से देखना पड़ता है, लेकिन इन प्लैनेट्स का यहाँ आना शायद अच्छा नहीं है। नेचुरल बेनिफिक्स बैठे हैं यहाँ पे, वीनस, मरकरी, आपके बेस्ट प्लैनेट्स यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पे देखना जरूरी है। दूसरा, अब मैं कहता हूं जुपिटर तो भाई नेचुरल बेनिफिक है। हाँ सर, ये जुपिटर बहुत कमाल की चीज है सर। पता नहीं कब वो अच्छे बन जाते हैं, कब बुरे बन जाते हैं, बड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है हिना जी। मैं आज आपको एक सूत्र देता हूं जी। प्लैनेट के कारक तत्व और जिस चीज के लिए आप देखना चाह रहे हैं, अगर आप धर्म के लिए जुपिटर को देखेंगे तो हमेशा अच्छे मान लीजिए, और रोमांस में आप जुपिटर के स्पिरिचुअलिज्म को डालेंगे तो वो खराब है। इसीलिए उनका कप ऑफ टी ही नहीं है सर, उनका कप ऑफ टी नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि भाई वो घर के माहौल को ओवरऑल इतना स्पिरिचुअल एंगल से डाल देंगे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को स्पिरिचुअल एंगल से देखना शुरू कर देंगे। तो अब लव रोमांस कहाँ रह गया? अब वो ओवरऑल मैरिज क्वालिटी जो है, जिसे आप मैरिज कहते हैं, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जिसे आप मैरिज बोलते हैं, जुपिटर उसमें कमी कर देंगे। कहीं ना कहीं जुपिटर ईगो के भी कारक हो जाते हैं, और ईगो के वजह से वो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे।
स्पिरिचुअल लेवल पे जा करके जो लव एंड रोमांस को खत्म करना है वो चीज शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जुपिटर का 7वें घर में बैठना, या फिर मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था कि 11th में बैठना, थर्ड में बैठना, 3 या 11 में बैठना, क्योंकि 7th पे उनकी दृष्टि, ये अच्छी नहीं है। ये डिफरेंसेस लाएंगे। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि उनके कारक तत्व और जिस एंगल को, मैरिज के एंगल को हम देखना चाहते हैं, वो विरोधाभास है, वो अलग है। इसके लिए वो मैच नहीं करेंगे और वो डिफरेंसेस लेकर के आते हैं। ये आप लगाइए, 100% सटीक आंसर आपको देखने को मिलेगा। सर एक बार जैसे हमने पढ़ा है कि जुपिटर जिम्मेवारी लेने वाले भी ग्रह हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो मैरिड लाइफ में जैसे हम देखते हैं कि 2 पार्टनर्स जो हैं उनमें एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, बस आपने कान में बात कह दी, वो आपका काम हो जाता है, भले लगाओ हो या ना हो, वो एक, लेकिन वो चीज मुझे लगता है कि यहाँ पे मिलेगी सर, अगर 7th हाउस में पॉजिटिव हो जुपिटर। तो देखिए मिलेगी, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, करेंगे, लेकिन वो जो मैरिज का एक जो फ्लेयर होता है ना, एक जो कलर होता है, फ्लेवर नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और आज की डेट में जो मैंने पाया है, बहुत सारे हॉरोस्कोप को देखने के बाद मेरे पास कई सारे लाइफ केसेस आए जिनको मैंने बताया और प्रैक्टिकल केसेस देखा। 7th हाउस जुपिटर, ठीक है, एक लड़के के चार्ट में था, एंड वो लड़का सिर्फ स्पिरिचुअल में है, एंड उनकी वाइफ परेशान है, कहते हैं यार कहाँ शादी हो गई, हमको तो यही नहीं मिल रहा है, हमको तो फ्लेवर ही मिल रहा है, हमको स्पिरिचुअली करना था। तो मैं, ये लाइफ केस है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे केसेस हैं। तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े का कारण जो है वो जुपिटर का स्पिरिचुअलिज्म बन गया। अब यहाँ पे इसको आप अच्छा बोलेंगे कि खराब बोलेंगे। दूसरा एक छोटा सा सूत्र है जी, नहीं आप प्लीज बताइए। नहीं सर, कई बार मैं बोल रही थी कि मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में होता है कि कभी वाइफ कुछ हर समस्या का कोई समाधान ही नहीं पूछती है, सिर्फ वो चाहती है कि एक पेशेंट लिसनिंग, एक पेशेंट हियरिंग हो जाए जो वो कहना चाह रही है। पर उसमें वहां पे आप स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान और उपदेश की बात देने लगते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि पिस्ड ऑफ हो जाते हैं हम लोग। जी, तो हिना जी, आपके इस पॉइंट से मेरे को एक बुक याद आई जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, दैट मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये जो पॉइंट आपने बताया कि फीमेल्स ओनली वांट कि उनकी बात सुन ली जाए, सोल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ सुन ली जाए, ये 100% करेक्ट है। और इसके पीछे एक इवोल्यूशन का, हजारों करोड़ों सालों का बहुत बड़ा बैकग्राउंड रीजन है। अगर आप पढ़ेंगे डीप में जा करके कि ऐसा क्यों है, तो आपको वहां पे आंसर मिलेगा। दूसरा जो है एक पॉइंट है कि 7th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, ये मेरा मानना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। दर्शक जो है इसको लगा करके देख सकते हैं जी और कमेंट में बता सकते हैं कि ये उनके हॉरोस्कोप में सही गया या नहीं गया। 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दृष्टि हो जाए, शुभ दृष्टि हो जाए, लेकिन कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो प्लैनेट D9 के 7th हाउस में हो या D1 के भी 7th हाउस में हो, उसके कारक तत्वों के वजह से या उस प्लैनेट के रिलेटेड लिविंग रिलेटिव की वजह से, हाँ, अच्छा, ठीक है, आपके डिफरेंसेस, लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखा इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में, इंटरफेरेंस, बिकॉज वो प्लैनेट वहां पे बैठा है, तो उस रीजन की वजह से डिफरेंसेस आना स्वाभाविक हो जाता है। तो कोई प्लैनेट ना हो, मैं वो मानता हूं। थर्ड पार्टी एंट्री भी बताते हैं सर? हाँ, नहीं, नॉट ऑलवेज, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनेंगे कि उसके कारक तत्वों से रिलेटेड वो इश्यूज जो हैं आ सकते हैं। ठीक है, अब किसी में कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, किसी में अच्छे आते हैं, किसी में बुरे आते हैं, कुछ लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन वो आने के चांसेस काफी होते हैं। अब यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अष्टम भाव, हाँ शिशिर, जुपिटर
क्योंकि नेचुरल बेनिफिट था, उसके बावजूद हमने माना कि शादी के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके कारक तत्व तो मैच नहीं करते हैं। अब जुपिटर और वीनस दोनों नेचुरल बेनिफिट हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज वे अपार्ट 180 डिग्री करेक्ट। एक बिल्कुल मैरिज के लिए बना, एक बिल्कुल मैरिज से अलग। यहाँ आपको दोनों फ्लेवर देखने को मिलेंगे या दोनों झगड़ते रहेंगे, कोई फ्लेवर नहीं मिलेगा? नहीं, दोनों मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे दोनों मिलेंगे दोनों। ऐसा देखिए, एक रूल और बता देता हूं तुम्हारे से क्वेश्चन से, एक सूत्र और बता देता हूं। जब भी दो प्लैनेट साथ में आ जाएं विरोधाभास कारक तत्वों के, तो वो मैथ्स की तरह नहीं है कि -1 + 1 0 हो जाएंगे। वो दोनों के कारक तत्व मिलेंगे और उनके मिले जुले मिश्रण का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इंडिविजुअल जो प्लैनेट्स हैं उनका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अब यहां पे देखना है कि ज्यादा किसका कम किसका। तो जो ग्रह ज्यादा पावरफुल होगा उसके ज्यादा आएंगे, जिसका कम पावरफुल होगा उसके कम आएंगे, बस इतना ही। मिलेंगे दोनों। It was such an intelligent question. Please ask in English also. Sure. The question was, while Jupiter, which we don't consider good for marriage, Venus, which is purely for marriage, how do we consider the results of conjunction of Jupiter and marriage in 7th house of D9? Should we be getting results, none of them, or should we getting mixed results from both of them? So for this, Shishir ji, the results of both the planets would be experienced by the native. Okay, now we have to see which one is more powerful, whether the X planet is more powerful or the Y planet is more powerful, first thing. And depending on that, the results will be more pronounced for the powerful one. One more point here is to be taken into consideration is their natural friendship and enmity understanding. Who is the enemy of whom, and then who supersedes the other, who is getting destroyed and who is taking that role, wo bhi yahan pe, that also has to be seen here. So with this, the experience will be of both, depending upon the dasha running period, that would be become more active and more pronounced. I hope I have answered your query. Yeah. Brilliant answer, sir. And brilliant question, Shishir ji. Yes, indeed it was a very good question. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हिंदी पे आ जाते, नहीं तो हमारे हिंदी के दर्शक नाराज हो जाएंगे। तो 8वां भाव जो है वो हमारा लगन से 8वां है। 8वां हमको पता ही है कैसा होता है। तो मैं कहता हूं 8वें में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 8वां घर लगन से, 8वां मतलब लगन से मृत्यु भाव, और ये इन-लॉज का भी घर है क्योंकि 7वें से दूसरा है। अब अगर 8वां घर एफ्लिक्टेड है तो इन-लॉज से नहीं बनती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। That's what I always tell. Find logic, no rectification. That is my understanding of astrology. It's the most logical science that one can ever study, provided one should know how to decode and use that logic. क्योंकि अथाह समुद्र है, किसी के भी बस में नहीं है कि वो एक जन्म में वो पूरी एस्ट्रोलॉजी के हर एक विद्या को, हर एक नॉलेज को, हर एक चीज को पूरी तरह से समझ सके। इम्पॉसिबल है। जन्म जन्म के पढ़ाई लगती है। और ऐसा जो है मैंने पाया है या सुना है कि यही एक ऐसी विद्या है जो कि एक लाइफ से दूसरे लाइफ में ट्रांसफर होती है। बाकी सब आप छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये विद्या, डिवाइन साइंस, आपके साथ अगले जन्म तक कैरी करती है। इसीलिए कुछ लोग बहुत जल्दी इसको पढ़ के तुरंत समझ जाते हैं और पिकअप कर जाते हैं, और कुछ लोग बहुत समय तक लगाते हैं और फिर भी शायद उतना लेवल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि ये एक लाइफ की स्टडी नहीं है।
अब कोई 4 साल का बच्चा गीता पढ़ने लगता है, हाँ, ठीक है, कोई 5 साल की बच्ची जो है वो श्लोक बोलने लगती है, कोई 4-6 साल का बच्चा वर्ल्ड चैंपियन से लड़ जाता है। तो ये 1 साल का नहीं है, ये एक जन्म का नहीं है, ये कैरिंग इफेक्ट्स होते हैं ये। एनीवेज, मैं टॉपिक चाइल्ड प्रोडिजीज तो सर होते ही हैं, उनके जन्मों की मेहनत रहती है, जन्मों की मेहनत रहती है जी। और इस लाइफ में भी जो सुख और दुख हमको मिलता है, वो हमको लगता है कि हमने इस जन्म में तो कुछ अच्छा नहीं किया या इस जन्म में तो कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। हम आते हैं 8वें भाव पे, हम बात कर रहे थे इन लॉस के साथ। तो अगर वो एफ्लिक्टेड है, राहु या शनि ऐसा बैठते हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है इन लॉस के साथ जो है आपके रिलेशंस में खटास प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं बेनिफिक है जाए तो आपके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ठीक है। D1 का लगन और 8वां लॉर्ड लॉन्जिविटी दिखाता है, जी सर। इस लॉजिक को एक्सटेंड कर देते हैं। ओह, मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी, मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी। यहां पे अगर मेलेफिक है तो लॉन्जिविटी थोड़ा सा समझना पड़ता है, और अगर यहाँ पे आपके अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं या फिर शुभ प्लैनेट्स, नेचुरल की बात कर रहा हूं मैं, शुभ प्लैनेट्स बैठे हैं तो लॉन्जिविटी अच्छी होती है। तो बहुत लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं कि सर मेरी लॉन्जिविटी के बारे में बताइए, मैरिट की लॉन्जिविटी ये है वैसा है, सब अच्छा तो रहेगा। तो मैं एक सूत्र छोटा सा देखना है, D9 का 8वें में अच्छे शुभ है, शुभ प्लेनेट बैठे हैं, उसका लॉर्ड शुभ है, आराम से जाइए, कुछ नहीं होना। अखंड सुहागन रहने की बात बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं सर कि ये जैसे मांगल्य का हाउस होता है स्त्रियों, मांगल्य का हाउस है जी, ठीक है। दूसरा जो है ये जॉइंट एसेट्स, हस्बैंड वाइफ के मिला करके धन, वो भी कई बार 8वें घर से देखा जा सकता है, जॉइंट एफर्ट को। बट मेजरली जो है इसको हम लोग मांगल्य के लिए और इन लॉस के एंगल से हम लोग देखते हैं। तो ये जो है आपके 5, 6, 7 और 8, ये बहुत 4 अच्छी व्याख्या की है सर आपने, बहुत ही बढ़िया। इसमें एक प्रश्न जो उठता है स्वाभाविक सा कि मान जाइए सर हमारे D9 के जो अष्टम भाव में प्लैनेट्स मैलेफिक बैठे हुए हैं, तो ये बताते हैं कि मेरी नहीं बनेगी ससुराल वालों से, राइट। लेकिन अगर वही मैलेफिक प्लैनेट 7th हाउस के लॉर्ड का फ्रेंड है तो मतलब कि स्पाउस की बनेगी, पर मतलब मेरी नहीं बनेगी, मेरे स्पाउस की बनेगी उनके फैमिली वालों से। देखिए स्पाउस की तो फैमिली है जी। अब बताइए, कोई महिला बताइए जो कह दे भाई मेरा मायका खराब है, भाई वो तो हस्बैंड को वो मिल जाएगा, उसको अंडमान निकोबार काला पानी की सजा मिल जाएगी, उसको बोल ही नहीं सकते। जी, मैं वही सोच रही थी कि हस्बैंड का सिर्फ वो सप्तम का फ्रेंड है और मेरे लिए मैलेफिक है, तो भले मुझसे ना बने, पर हाँ। तो यहाँ पे भी आपको नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलेफिक और D1 के जैसे हमने लगन से देखा था, वैसे D9 के लगन से आप देखिए, क्योंकि इन लॉस पर माना जाता है। बस बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, मुझे लगता है दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और कार्यक्रम के अंत में सर मैं कुछ प्रश्न को लेना चाहूंगी आपकी आज्ञा से जी। तो ये पहला प्रश्न है दीपक शर्मा जी का सर, जो लिखते हैं कि शुक्र मंगल की युति पर मार्गदर्शन कीजिए। दीपक जी आपका धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। अब इसमें जो है अगर हम फ्रेंडशिप एनिमिटी के टेबल को समझें तो कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र या सम, तो यहां पे जो है हमें सम वाला रिलेशन देखने को मिलता है। वीनस जो है वो आपका कारक है रोमांस और लव का, मैरिज है उसके अंदर एग्रेशन को देखने का, उसके अंदर आपके फायर को लाने का।
तो ये जो है आपको उस रोमांस को बढ़ाएगा, एग्रेशन मांगेगा, डिमांड करेगा पार्टनर से कि भाई हमको भी उतना ही रेसिप्रोकेशन में लव और रोमांस मिले जितना कि मैं चाहता यहाँ पे। अगर ये दीपक जी अगर थोड़ा सा हमको और बताते कि भाई इनका लगन क्या है या कौन से उसका थोड़ा सा और मैं इसके अंदर देख सकता था, लेकिन यहाँ पे ये चीज देखना जो है इसके अंदर डिमांडिंग ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, पर्सनैलिटी जो है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। वीनस और जब भी मिलेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्ट करने वाली, ऑपोजिट जेंडर के लोग अट्रैक्ट होंगे, ऐसा जो है देखने में पाया जाता है। बट मैरिज के पर्सपेक्टिव में इट इज मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ रोमांस, लव। हाँ सर, ये अगला प्रश्न है क्रेजी फोटोन 2820, ये लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या प्लैनेट्स D9 में भी कंबस्ट होते हैं? In D1 I am Libra ascendant, Sun in Scorpio and Venus and Moon in Sagittarius. In D9 Aries ascendant, Moon in Lagna and Sun Venus in Libra 7th. So is it combust or नीच भंग? और क्या सर वीनस सन में सन इन 7th डाइवोर्स के कारक भी होते हैं? इन्होंने 2-3 प्रश्न पूछे हैं सर। मैं पहले प्रश्न जो मुझे समझ में आया कि D9 में कंबस्ट होते हैं कि नहीं होते, पहले मैं उसका उत्तर देता हूँ, फिर बीच में उन्होंने बहुत सारे कंडीशन दी है, फिर उसको समझ करके हम उत्तर देंगे। वो बॉटम लाइन यही है कि कंबस्ट होते हैं यानी। जी, तो इसका आंसर है नहीं। अच्छा, कंबस्शन हमेशा D1 में देखा जाता है। ठीक है। और अगर D1 में कंबस्ट है और D9 में भी सेम कंडीशन बनती है, तब वो जा करके ज्यादा प्रभावी माना जाता है, लेकिन कंबस्शन केवल D1 में ही मानेंगे। दूसरा, इन्होंने बोला, तीसरा क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया कि सन और वीनस साथ में है। हाँ, 7th हाउस में बात कर रहे हैं जी। अब देखिए यहाँ पे दो विरोधाभास प्लैनेट्स, ग्रह एक साथ आ गए हैं। शुक्र रोमांस का, सूर्य जो है वो आपका, जैसे मैंने बताया, सेपरेटिव प्लैनेट, सेपरेटिव, एरोगेंस, ठीक है, इस जगह पे इसको दिखाते हैं। तो वो जो डाइवोर्स की बात, ओवर कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे जो है सूर्य अपना कारक तत्व डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरोगेंस और ईगो को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। फ्रेंडशिप एनिमिटी के एंगल से देखें तो सन और वीनस दोनों परम शत्रु हैं, म्यूचुअल एनिमीज हैं जी। और यहाँ पे वीनस जो है वो सफर करेगा क्योंकि वो सौम्य प्लैनेट है, और सन जो है वो आपका मेलेफिक प्लैनेट है। हाँ। तो कहीं मैंने पहले सेशन में बताया था कि वीनस और जुपिटर अगर एफ्लिक्ट हो जाएं D9 में तो ये मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। तो पहला तो हमको ये, हमें तो पहले ये दिख गया कि एफ्लिक्ट हो गया है। 7th हाउस में सन का आना, सेपरेटिव प्लैनेट जो हमने बात किया, तो जो इनके मन में डर आ रहा है वो यहां से आ रहा है, कि डाइवोर्स ना हो जाए, डाइवोर्स ना हो जाए। लेकिन अब वीनस जो है वो यहाँ पे 6, 8, 12 का लॉर्ड है या किसका लॉर्ड है, उसको देख करके अगर ये अच्छे घरों के लॉर्ड हैं तो डाइवोर्स तो नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब जरूर रखेगा, क्वालिटी डिटेरियोरेट करेगी फिर। वही मैंने आपको बताया था, 7th हाउस क्वालिटी ऑफ मैरिज, आपके घर, आपके मैरिज का क्वालिटी इनटेंजिबल है, तो वो उसको दिखाता है। पर वैसे हम मोटे तौर पे नहीं बोल सकते हैं सर कि 7th हाउस में अगर, क्योंकि एलिमेंट भी मैच नहीं हो रहा है। शुक्र जलीय ग्रह है और सूर्य तो फायर बॉल है, दोनों विरोधाभास हैं। वही वीनस में जाके ये डेबिलिटेट होते हैं सन जी। अब शुक्र जो है वो यहाँ पे फूल है, मैरिज के पर्सपेक्टिव से कोमल से सुंदर से फूल है, उसके ऊपर आपने आग बरसा दी सूरज की, वो तो मुरझा गया। अब उनका शायद एक क्वेश्चन था कि नीच भंग, कंबस या नीच भंग। कंबस वाला तो आंसर कर दिया, वो नीच भंग वाली लाइन एक बार पढ़ दीजिए तो मैं थोड़ा सा। ये इन्होंने पूछा है
कि वो उन्होंने D1 और D9 में स्थिति बताई है ग्रहों की, और फिर पूछा है कि सो इज इट कंबस्ट और नीच भंग? नहीं, कंबशन यहाँ नहीं मानेंगे अगर D1 में कंबस्ट नहीं है तो। हाँ, तो सिमिलरली नीच हम और नीच भंग किसका होगा? नीच भंग किसका हो रहा है? सूर्य का हो रहा है ना। हाँ, लिब्रा में तो सन ही होंगे नीच के। सन, अगर सन का नीच भंग हुआ तो सेपरेटिव प्लैनेट के कारक तत्वों को आपने बल दे दिया और फ्यूल दे दिया और प्रबल दे दिया और ताकत दे दी। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा और सौम्य करें। ठीक है, सूर्य को जल दें, थोड़ा शांत करें, और इस ईगो की लड़ाई में जा करके अपने फैमिली की क्वालिटी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, उसको कंट्रोल कर लें। या जिनका भी ये चार्ट है जिसके लिए पूछना चाहते हैं। जी। सर, एक अगला प्रश्न है, YouTube 8848 ने लिखा है, प्लीज ऑल्सो टॉक अबाउट 7th लॉर्ड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मैलेफिक फ्रेंड वर्सेस बेनिफिक एनिमी and benefic friend are okay to predict. I am talking about natural malefic being natural friend. Okay. तो इनका क्वेश्चन अगर मैं सारे दर्शकों के लिए पुटअप करूं तो ये कह रहे हैं कि 7th लॉर्ड अगर नेचुरल मेलेफिक के साथ है लेकिन उसका मित्र है, फ्रेंड है, तब क्या होगा? यही पूछना चाह रहे हो? जी सर। अब यहां पे अगर मैं ले लूं कि 7th लॉर्ड मरकरी है, उसके मित्र शनि है, तो आपको क्या लगता है शनि क्या करेंगे? मैंने इसका उत्तर पहले भी दिया जी। जो उनके पास है वो वही देंगे। सर, मेरे पॉकेट में अगर मूंगफली है तो मैं चॉकलेट ऑफर नहीं कर सकते। यहाँ D9 के चार्ट में उन प्लैनेट्स के कारक तत्वों को देखना और उसके साथ कंजंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। भले ही मित्र हैं लेकिन क्या देते हैं? शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं। जी सर। ठीक है, साथ में बैठ जाएं, क्या होता है मैरिड लाइफ का? कबाड़ा होता है सर। बस यही चीज उनको भी समझना है कि यहाँ पे नेचुरल फ्रेंडशिप जरूरी है, लेकिन उस प्लैनेट का कारक तत्व क्या है वो भी देखना जरूरी है। I hope I've answered his question. जी, ब्यूटीफुली यू हैव आंसर्ड सर। और दो मैलेफिक आपस में फ्रेंड होके किसी हाउस पे इन्फ्लुएंस करे तो ऐसे ही कॉमन सेंस की बात है सर कि वो तो मिलके दोनों बदमाशियां करेंगे, कहेंगे आओ दोनों मिलते हैं, दोनों मिलके इस हाउस का कबाड़ा करते हैं। जी सर। अगला प्रश्न विंक आलिया जी का है, मैम माय क्वेश्चन इज इफ समवन इज बोर्न आउटसाइड इंडिया हाउ द डिग्रीज आर कैलकुलेटेड? Basically, the Kundli apps are providing the Lagna degree differently and it changes in Nomansha. I am of the opinion that the apps are more aligned to the India time zone. Okay. तो इनका क्वेश्चन ज्योतिष से डायरेक्टली नहीं है बट सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चन है जी। और सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इनकी एक जो शंका है, मैम का प्रश्न जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जी। तो सॉफ्टवेयर जो है वो केवल एक देश के लिए या एक स्टेट के लिए नहीं बनता है। कैलकुलेशन जो है जब हाथ से चार्ट बनता है तो उस समय जो है एक सेट फॉर्मूला है, आपका लोकल मीन टाइम, सिडरल टाइम, उन सब का प्लस माइनस करके एक आप डिग्री और लगन पे पहुंचते हैं। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस जन्म स्थान का है उससे बनता है। इसमें इंडिया स्पेसिफिक या फिर यूएस स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर प्रोविजन दिया हुआ है कि वो जैसे इंडिया का GMT 5 घंटा 30 मिनट है, उसी तरह से हर अलग कंट्री का कुछ अलग होता है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टाइम जोन अलग होता है, सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है और आपको वो करेक्ट चार्ट बना करके देता है। बिल्कुल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो इतना ध्यान रखते हैं, कभी भी वो ये शंका मत लाइए कि ये कोई इंडिया स्पेसिफिक एप्स, ऐसी बात नहीं होती है।
सर ये अगला प्रश्न है विजय कुमार शर्मा जी का। बहुत लाभदायक वीडियो है ना जी। हमने गुरुओं से ये पढ़ा है कि D9 में दृष्टियां नहीं देखी जाती, पर इस वीडियो में गुरु जी ने बताया कि इसमें दृष्टियां देखते हैं। कृपया क्लियर करें। जी, जैसा मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। काफी सारे विद्वान कहते हैं कि भाई राहु केतु की दृष्टि नहीं होती। काफी सारे विद्वान मानते हैं कि नहीं भाई, राहु केतु की दृष्टि का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इंडिविजुअल जो है एक्सपीरियंस है, जिसे कि हम लोग देखते हैं, चार्ट को स्टडी करते हैं, कई चार्ट पे लगाते हैं, तब हम लोग पहुंचते हैं कि नहीं यार ये काम कर रहा है और ये नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने पाया है कि हाँ, दृष्टियों का असर यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे तीसरे और 11वें में जुपिटर है D9 में और वो 7वें को देख रहा है, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे पास केसेस हैं जबकि जुपिटर नहीं है 7th में, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम कर रहा है। दृष्टियों के बदौलत। दृष्टियों के बदौलत वो देखने को मिलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि देखना चाहिए और देखने से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप प्लीज डिग्रीज तो मैंने सुना है सर, डिग्रीज नहीं, लेकिन दृष्टियों को तो हमने देखा है कि डिविजनल चार्ट में डिग्रीज नहीं होती हैं। नहीं होते जी। डिविजनल चार्ट इज द प्लेसमेंट, नॉट द डिग्रीज। तो वो किस डिवीजन में जा करके वो प्लेस हुआ, हम सिर्फ उसको देखते हैं। वहां पे डिग्रीज नहीं देखी जाती। डिविजनल चार्ट में डिग्रीज का कोई रोल नहीं है। सर प्रीतिका 222 पूछती हैं, प्रीतिका जी, मैम प्लीज आस्क माय क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट वीडियो। If Jupiter is 7th lord of D1 and sits in the first house of D9, will it give bad results for women, और 7th lord का D9 के first house में आना अच्छा है? D9 के first house में जुपिटर और सैटर्न किसे अच्छा माने? ओके, मैं क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे डिकोड करना चाहूंगा। D1 का 7th लॉर्ड जुपिटर बताया जी। ओके, तो ये जो है 7th लॉर्ड जुपिटर है और ये D9 में कहा गया? और ये D9 में चले गए फर्स्ट हाउस ऑफ D9 में। फर्स्ट हाउस ऑफ D9 लग्न में चले गए। ओके, अब मैंने बताया था कि अगर ये फर्स्ट हाउस में आ जाएं और एफ्लिक्ट हो जाएं तब मैरिज के लिए बुरा है। अगर एफ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज अच्छी ही रहेगी। लेकिन एफ्लिक्शन में आप कंजंक्शन और दृष्टियों को मेरे पर्सपेक्टिव से जरूर देखिए। अब आपने दूसरा बोला कि जुपिटर और सैटर्न लगन में किसे अच्छा माने जी। तो जुपिटर अच्छा है अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो, क्योंकि वो नेचुरल बेनिफिक है और D9 के लगन में है। शनि जो है वो एक मेलेफिक प्लैनेट है और D9 के लगन में अगर बैठा है तो उसे हम अच्छा नहीं ले सकते, क्योंकि उसने लगन को एफ्लिक्ट कर दिया। जी सर, अगला प्रश्न मनोरमा जी ने पूछा है। उन्होंने लिखा है कि थैंक यू, आई गेस द सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द एक्सपर्ट इज जगन्नाथ होरा। I have a question on this. There are two options in this software under preferences related to calculations. One is default calculation as recommended by the author. In the first episode, Srivastava ji explained how to make the Naumann chart easily. I tried the Naumann chart and I got the same as the default calculation option in the software. But when I see that second option of the software, if we choose, is giving a different D9 chart. Can you throw some light here? Why software developer is giving another option to generate D9 chart? ये मैं हिंदी में दर्शकों को प्रश्न बता दूं कि मनोरमा जी पूछती हैं कि जगन्नाथ फोरम में जब इस सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं D9 चार्ट बनाने के लिए, तो इन्हें दो तरह के ऑप्शंस आते हैं। जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें वही ऑप्शन आते हैं जैसा सचिन सर ने बताया हमें D9 चार्ट कैसे बनाते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है उनका, उसमें कोई दूसरा D9 चार्ट बन के आता है।
तो इन्होंने पूछा है कि दोनों D9 चार्ट्स में किसकी ज्यादा उपयोगिता है, कौन ज्यादा ऑथेंटिक है? सॉफ्टवेयर में जगन्नाथ होरा की अगर हम बात करें तो महर्षि पराशर के दिए हुए सूत्रों के ऊपर जिस तरह से D9 बनाना चाहिए वो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया जो उनका मैच हुआ। जी। जैसा कि मैंने बोला कि ज्योतिष जो है कथा समुद्र है और भी कई तरीके होते हैं जिसे कि डिकोड लोग ज्योतिषी करते हैं। जैसे दशाएं जो हैं उसको पढ़ने के करीब 40 से ऊपर मेथोडोलॉजी है। जी। ठीक है। D4 बनाने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। डिविजनल चार्ट्स को बनाने के बहुत तरीके हैं। भाव चलित चार्ट बनता है। ठीक है। भाव चलित चार्ट भी कम से कम 8-10 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अयनांशा को अलग अलग तरीके से सेट किया जा सकता है। तो कुछ लोग साउथ में अलग अनायमशा यूज करते हैं, नॉर्थ में अलग अनायमशा यूज करते हैं। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंड करी है डेवलपर ने कि भाई आप जिस मेथोडोलॉजी से आपको करेक्ट आंसर मिलता है आप वो सेटिंग कर लीजिए। डिफॉल्ट में पराशर वाली है। ठीक है। तो आपको जो भी सेटिंग जिस विद्या से जिस मेथोडोलॉजी से आप जाने वाले हैं या आपको सही रिजल्ट मिलता है आप वो सेटिंग कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं केपी करूं तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है मेरे को भाव चलित से देखना है। वहां पे मुझे केपी अयनांशा यूज करना है। ठीक है। वहां पे निरायन चलित भाव यूज करना है। वहां के कस्पल सबलॉर्ड वाले मेथड को यूज करना है। मैं बीएनएन से चीजों को डिकोड करूं तो मुझे अलग मेथड चाहिए। मैं लाल किताब से चीजों को डिकोड करूं, वर्षफल बनाना है तो मैं अलग उसको सेटिंग करूं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज एक्सटेंड की गई हैं जिससे कि जिस भी मेथोडोलॉजी से अगर आपको डिकोडिंग करनी है वो आप कर सकें। बहुत बढ़िया बात है जी। और मुझे तो लगता है कि जो डिफॉल्ट सेटिंग में है और जो ऋषि पराशर ने हमें सिखाया है तो उससे ऑथेंटिक तो कुछ होगा ही नहीं, पर ये अपनी पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है जी। तो सर ये एक प्रश्न कैलाश बिहारी शर्मा जी का आया है। मैडम जय श्री राम। प्रथम नमन सचिन जी को। वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। आई हैव वन क्वेरी ऑन स्पेशल टिप। वर्गो लग्न का थर्ड लॉर्ड मार्स सेकंड भाव में शुक्र की राशि में एस्पेक्टिंग ओन हाउस मेष राशि। रिलेट इफेक्ट टू शुक्र but give what effect on longevity and other attributes of 8th house? Please explain. आपको प्रणाम। तो मंगल जो है दूसरे घर से 8वें घर को और अपनी राशि को देख रहा है तो वो बली करेगा। लॉन्जिविटी में कुछ भी नहीं आएगा। मेरा सूत्र था कि अगर कोई मेलेफिक किसी राशि में है तो उस प्लैनेट के अंदर वो कारक तत्व आते हैं। जी वो यहाँ आप दूसरी बात बता रहे थे। जी 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 जी। यहाँ पे मंगल किसी राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में है, तो यहाँ पे शुक्र के अंदर मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल में तो अच्छा ही प्रभाव मिला है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्जिविटी अच्छी ही। चलते चलते दर्शकों से निवेदन करूंगी कि आप अपने प्रश्नों को यूं ही भेजते रहिए। हमारे कार्यक्रम में हम अपने एक्सपर्ट श्री सचिन श्रीवास्तव सर से आपके शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सर के पास एक जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, वॉल्यूम ऑफ नॉलेज है, वो अथाह है और वो काफी सटीक समीक्षा करेंगे। पर इसके साथ ही मैं ये भी आग्रह करती हूँ कि आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा आगे का बुढ़ापा कैसा जाएगा, मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। तो ये हम यहाँ जनरल डिस्कशन करते हैं और जो भी प्रश्न आपके जनरल नेचर के हैं जिससे ज्योतिष पर हमारी समीक्षा, हमारा ज्ञान बढ़े, हम उसके तह तक जा पाए, हम ऐसे प्रश्नों को लेते हैं। तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सर आपसे कंसल्टेशन के लिए भी मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप प्रकाश डाल दीजिए। हिना जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि
ये जो एपिसोड्स, ये सेशंस, ये जो हमने शुरू किए हैं जी, ये निस्वार्थ भाव से सार्वभौमिक क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्चुअल हो, लॉजिकल हो, और कोई अगर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष पढ़ने में रुचि रखते हैं उनके सूक्ष्म क्वेश्चंस को भी हम निवारण कर सकें, उसके लिए हमने ये सेशन शुरू किया है। जी, क्योंकि जितना पढ़ेंगे और जितने क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाएंगे जिसमें कि सबको फायदा हो, वही असली ज्योतिष का ज्ञान आदान प्रदान में मानता हूं। जी, तो ये है। और जाते जाते आपका आज का स्पेशल टिप। सर, पर्सनल कंसल्टेशन के बारे में जो मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं सर, जी, तो मैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं, ये आप बता दीजिए। आपसे बहुत लोगों को इच्छा है कंसल्टेशन के लिए। जी, पर्सनल कंसल्टेशन मैं वापस ओपन करूंगा, लेकिन अभी जो है एक बहुत ही बड़ा और सीरियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, उसमें थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा है। जैसे ही वो पूरा होता है आई विल ओपन एंड आई विल लेट यू। जरूर। मेरे दर्शकों का कंसल्टेशन सबसे पहले होना चाहिए सर। बिल्कुल होगा, और प्रायोरिटी पे होगा, और अच्छे से होगा। दूसरा जो आज का टिप है, कि अगर किसी घर में एक प्लैनेट की 2 राशि है, और एक घर में अगर कोई प्लैनेट ग्रह बैठा है, एक राशि में बैठा है, और उस ग्रह की दूसरी राशि खाली है, तो दूसरे राशि में भी उस ग्रह का इफेक्ट मान लेना चाहिए। ओके। जैसे जुपिटर की 2 राशियां हैं, सैजिटेरियस है और पाइसेस है। पाइसेस खाली है, ठीक है, और आपका सैजिटेरियस में मंगल बैठा है, तो मंगल का प्रभाव 12वें राशि को या घर को जहां पे 12वीं राशि फॉल कर रही है, वहां पे मंगल के प्रभाव को मान लेना चाहिए। उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। सर, आप कहां से ये सब था सागर से मोती चुन के लाते हैं हम लोगों के लिए। और सर, अगर वहां पे ग्रह हो तब वो प्रभाव नहीं आएगा? नहीं, अगर ग्रह है खाली होना चाहिए, दूसरी राशि खाली होनी चाहिए, तब वो प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा, अब वो आगे बढ़ाऊंगी। फिर 9वां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव की चर्चा से D9 की श्रृंखला को हम समाप्त करेंगे अगले एपिसोड में। दर्शकों से आग्रह है कि आप अपने प्रश्नों को यूं ही भेजते रहें, और हम सर से आपके समाधान की बात करेंगे। और अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे भेंट करने की इच्छा को लेकर जा रही हूँ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। नमस्कार हिना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वापस मुलाकात करेंगे। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सीरीज को सराहा, देखा, और बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा, और भी बहुत सारे प्रश्न डालिए, ताकि हम लोग उतनी ही एनर्जाइज हो करके, मोटिवेट हो करके, और भी हम लोग इस तरह की सीरीज बना सकें। सो धन्यवाद दर्शकों का। और थैंक यू।